नमस्कार साथियों, मैं लीलाधर प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं स्काई एजुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन एग्जामों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति। देखिए, कला और संस्कृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, क्योंकि यह है हमसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति है, इस कला और संस्कृति में किन किन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे, क्या क्या अपन पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें अपने को देखनी है, वो सब मित्रों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कला और संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक है वो शामिल है। जैसे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का सीजन अभी चल रहा है और अपन देखो सबसे पहले त्योहारों को ही याद करते हैं। राजस्थान के मेले प्रमुख है, मेले। वैसे तो ये टॉपिक साथ में ही है, मेले एवं त्योहार। अपन अलग अलग पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार एवं मेले। दूसरा, राजस्थान के दुर्ग, महल। राजस्थान के दुर्ग, महल, हवेलियां। राजस्थान के प्रमुख छतरियां। राजस्थान की भाषा, संस्कृति एवं साहित्य। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां और राजस्थान के नृत्य एवं नाट्य। राजस्थान की चित्रकला शैली। विभिन्न राजस्थान से संबंधित शब्दावलियां। तो राजस्थान की कला और संस्कृति को जो संस्कृति का टॉपिक है, इस संस्कृति के टॉपिक में ये बहुत सारे बिंदु है वो शामिल होते हैं। अब मैं कला और संस्कृति के बारे में थोड़ा सा और आपको बताता हूं विस्तार से। ये तो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं जो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, कला और संस्कृति है, इसको दो भागों में बांटा गया है। वैसे अध्ययन की दृष्टि से मित्रों देखा जाए तो क्या, एक तो है स्थापत्य कला और दूसरी है मित्रों ललित कला। ठीक है, अभी जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं ये टॉपिक मित्रों स्थापत्य कला और ललित कला में अलग अलग रखे गए हैं। अब आप कहोगे सर स्थापत्य कला तो लगभग सुना हुआ है, समझ में भी आ जाता है, ललित कला क्या है उसका भी देखो बताता हूं। स्थापत्य कला निर्माण से संबंधित जो कला है वह है सारी स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है। प्यारे विद्यार्थियों देखो, जैसे दुर्ग, महल, छतरियां, ये क्या है, निर्माण से संबंधित है। ये सारी की सारी चीजें स्थापत्य कला के अंदर ही आते हैं। अब इसी के अंदर मकबरे, दरगाह है, ये भी स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। और इसी में एक नाम सुना होगा आपने, स्मारक,
तो ये सारे स्थापत्य कला में आते हैं। और मित्रों ललित कला, ललित कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती है? ललित कला के अंतर्गत हाथ की कलाएं हैं वो आती है, मुख की कलाएं हैं वो आती है। जैसे मैं आपको बता दूं, चित्रकला ललित कला के अंतर्गत आती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हस्तशिल्प, ये टॉपिक अभी चित्रकला का आपको बताया था, उसके साथ लिखा नहीं। हस्तशिल्प वह भी ललित कला के अंतर्गत आता है। संगीत ये नहीं लिखा था, यह भी किसके अंतर्गत? ललित कला के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गया होगा ललित कला किसे कहा जाता है। हाथ और मुख से आदि से संबंधित जो कला होती है वो ललित कला कहलाती है मित्रों। नृत्य, नाट्य ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी ललित कला के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कला में आपको मैंने बताया कला दो प्रकार की होती है, स्थापत्य कला और ललित कला। अब देखिए संस्कृति, संस्कृति किसे कहते हैं? दो शब्द होते हैं मित्रों, ये दो शब्द आपने जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सब ने सुन रखा होगा। कौन से दो शब्द? कौन से दो शब्द? दो शब्द, एक तो होता है सभ्यता का, इतिहास में सुना है अपन ने सभ्यता, और एक शब्द होता है संस्कृति का, ठीक है। संस्कृति का जो विस्तृत रूप होता है, प्यारे विद्यार्थियों गौर से सुनना, संस्कृति का जो विस्तृत रूप होता है वह सभ्यता कहलाता है। संस्कृति का जो विस्तृत रूप होता है वो कहलाता है सभ्यता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है वह मैं आपको देता हूं और आपके समझ में भी आ जाएगा। अपना जो भारत है, इस संपूर्ण भारत में जो कल्चर विद्यमान है, जो सिविलाइजेशन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मित्रों भारतीय सभ्यता, कहते हैं ना। कौन सी सभ्यता में रहते हैं? भारतीय सभ्यता। और वैसे देखकर देखा जाए सूक्ष्मतम दृष्टि से तो अपन भी सिंधु सभ्यता के ही लोग हैं, ठीक है ना। अब देखिए, परंतु भारत के अंदर अलग अलग स्टेट है, अलग अलग राज्य हैं, और अलग अलग राज्यों की संस्कृति है वो अलग अलग है, और संस्कृति को अलग अलग भागों में बांटा गया है। संस्कृति में क्या आता है? भाषा, रहन सहन, पहनावा, ये आता है संस्कृति के अंतर्गत। और संस्कृति के अंदर क्या शामिल है? और रीति रिवाज। तो देखो संस्कृति में भाषा, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, ये सब चीजें आती है मित्रों। तो अब देखिए आपके सामने भारत, जो संपूर्ण भारत है वो क्या है? भारतीय सभ्यता है, लगभग एक सी है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक समान है। परंतु देखो पंजाब में अलग संस्कृति है, गुजरात में अलग संस्कृति है, राजस्थान में, हरियाणा में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति है वो विद्यमान है। तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझ में आया। अपन राजस्थान की संस्कृति पढ़ेंगे और संस्कृति के अंदर क्या आता है? भाषा, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज वगैरह। तो ये सब जो चीजें हैं वो अपनी राजस्थान की संस्कृति से संबंधित है, ठीक है मित्रों। अब देखिए अपन आगे चलते हैं। मित्रों अपना जो टॉपिक है वह है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और कला और संस्कृति के टॉपिक जो है वो मैंने आपको बता दिए। इसके अंदर अपन मेले, त्योहार, लोक देवता, लोक देवियां, राजस्थान के दुर्ग, मंदिर, महल, स्मारक, छत्रियां और रीति रिवाज, कला, क्राफ्ट, हस्तकला, रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, सारी चीजें विस्तार से पढ़ेंगे। और अगर अपनी मारवाड़ी भाषा और साहित्य अपन पढ़ेंगे तो मारवाड़ी भाषा में बोला जाए तो बड़ो मजो आबाड़ो है, ठीक है। तो देखिए मित्रों,
राजस्थान की कला और संस्कृति में सबसे पहले पहला जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं राजस्थान के मेले एवं त्योहार। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना उसको बहुत कठिन लगता है। अपना जका बड्डका तो अपना जका महीना का नाम है बे त्योहार वगैरह, या अपना जका देशी महीना है, स्थानीय महीना है, बापरी याद रखता सावन भादो आसोस काती मिनसर पो माह फागण। ठीक है, आजकल के जो बच्चे हैं उनको क्या है, इनको याद करने में काफी कठिनाई होती है, और अपने जो त्योहार है मेले हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अपने शक संवत के अकॉर्डिंग, या अपन एक दूसरा संवत जो हिंदू संवत है वो कौन सा है, विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग। शक संवत या विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग। तो इनके बारे में मैं शक संवत क्या है, विक्रमी संवत क्या है, इनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। शक संवत से किस प्रकार से ईस्वी संवत निकाला जा सकता है और किस प्रकार से ईस्वी संवत से विक्रमी संवत निकाला जा सकता है, ये सारी चीजें अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आराम से शांति से बैठे रहिए, दिल थाम के बैठिए। देखिए मित्रों, राजस्थान के मेले और त्योहार का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। मेले और त्योहार जन जीवन की अभिव्यक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था प्राचीन काल में, वो भैया मेले और त्योहार ही हुआ करते थे। पहले त्योहारों पर, आजकल त्योहारों पर इतनी रौनक नहीं देखते हो, पहले त्योहारों पर बहुत रौनक हुआ करती थी, और एक दूसरे के नजदीक सारे परिवार के रिश्तेदार समाज के लोग आते थे। तो एक तरह से ये जो मेले और त्योहार है वो जन सामान्य को एक जुट करके रखते थे और उनको नजदीक लाते थे। मेले मिलन के, संवेगों के आदान प्रदान के ये साधन हुआ करते थे, क्योंकि बड़े बड़े मेले लगते थे। उन मेलों में ही कई वर्षों से, कई दिनों से, कई महीनों से लोग हैं वो आपस में मिलते थे और अपने विचार विमर्श है वो करते थे, एक दूसरे को विचार प्रदान करते थे, लेते थे। त्योहारों पर बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह मिलते थे। आजकल त्योहारों की रौनक है वह कम होने लग गई। ठीक है, और कम होने का कारण बिजी शेड्यूल, लोगों के पास टाइम नहीं है, और दूसरी बात साधन हो गए भैया, साधन हो गए। मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारे साधन हो गए। पहले क्या होता था, ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो त्योहारों पर ही आपस में रिश्तेदार मिलते थे, मेलों के अंदर ही गांव के और लोग हैं वो मिलते थे, है ना। तो इस कारण से राजस्थान के अंदर मेले और त्योहारों का काफी महत्व है, और मेले और त्योहार है वो राजस्थान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते थे और आज भी मनाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको मेले और त्योहार शुरू करने से पहले ये किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, किस प्रकार से चलेंगे, और कौन कौन से महीने, तिथियां वगैरह क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जो संवत है वो है शक संवत, और अपने जन सामान्य के द्वारा जो प्रयोग में लिया जाता है वो है विक्रमी संवत। शक संवत और विक्रमी संवत के जो माह है वह समान है, परंतु इनकी जो शुरुआत है वह अलग अलग समय में होती है। बड्डो कौन सा है, विक्रमी संवत। 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी। उज्जैनी के राजा थे विक्रमादित्य, उनके राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इस विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी। अच्छा, विक्रमी संवत देखिए 57 ईसा पूर्व है, ईस्वी से 57 साल बड़ा है। ईस्वी संवत है भी 57 साल बड्डो है विक्रमी संवत। ईस्वी संवत 2020 चल रहा है, तो
विक्रमी संवत निकालना है। कैसे निकालोगे विक्रमी संवत? इसके अंदर 57 साल बड़ा है तो 57 साल जोड़ दो। ईसा पूर्व है, ईस्वी से 57 साल पहले का है, 57 साल जोड़ दो इसके अंदर। कितने हो गए? 2077। और अब देखिए शक संवत। शक संवत है, शक संवत की शुरुआत होती है मित्रों 78 ईस्वी के अंदर। शक संवत की शुरुआत कब होती है? 78 ईस्वी के अंदर, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी के अंदर। यानी ईस्वी संवत के 78 साल बाद में शक संवत की शुरुआत होती है। अच्छा, शक संवत किसने चलाया था ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। विक्रमी संवत का लगभग पता है, मैंने बता भी दिया आपको। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जो थे उनके राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ये विक्रमी संवत चला था 57 ईसा पूर्व में। शक संवत है वह है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्राट। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है हिस्ट्री का। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्राट कौन था? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्राट था कनिष्क, और कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। और कनिष्क के इस राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही ये चला है शक संवत। आप कहोगे सर जी कनिष्क के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में और शक संवत ये कैसे हुआ? तो देखिए इस शक संवत को कनिष्क संवत भी कहा जाता है। शक संवत को क्या कहते हैं? कनिष्क संवत। और ये देखो कनिष्क जो है वो विद्यार्थियों भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्राट था जी। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्राट। भारत का पहला जो सम्राट है ना वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का पहला सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्राट ये कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क ने जो भारत में एक विदेशी जाति आई थी आपको पता है जिन्होंने शासन किया था, कौन थे? शक। शक आपने सुना होगा राजपूतों की उत्पत्ति के अंदर इतिहास में। शक है, कुषाण है, हुण है, ये विदेशी जातियां थी, यहां पर आकर के बस गई, यहां पर शासन करने लग गई। तो कनिष्क है उसने शकों को नियंत्रण में किया और शकों को बनाया अपना छत्रपक अर्थात अपना सामंत बनाया। और शकों के द्वारा इस कनिष्क संवत का उपयोग करने के कारण यह संवत क्या कहलाया? शक संवत। आई बात समझ में? तो ये जो शक संवत है वो कनिष्क के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शुरू हुआ है और शकों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण यह शक संवत कहलाया। और अपने भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है कौन सा संवत? शक संवत। यानी संविधान ने किसको अंगीकृत किया है? शक संवत को अंगीकृत किया है। अब देखो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई। अगर आपको दे दे कि ईस्वी संवत 2020 चल रहा है तो शक संवत कौन सा होगा? तो ये देखो 78 ईस्वी यानी ईस्वी से 78 साल छोटा है। ईस्वी से 78 साल छोटा है, माइनस कर दो। 2020 में से 78 गए, कितने बचे? 10 में से 8 के 2 और इधर ये हो गए आपके 12 में से 7 गए और 5 और एक इधर के 4। 1942 कौन सा संवत? शक संवत। विक्रमी संवत कौन सा? 2077। अब देखो विक्रमी संवत और शक संवत में कितना अंतर है? देखिए विक्रमी संवत और शक संवत में कितना अंतर है? ये 57 ईसा पूर्व का है, यानी ईस्वी से 57 साल पहले, और ये 78 ईस्वी का, ईस्वी से 78 साल बाद में। तो इसके अंदर 78 जोड़ दो, ठीक है। और ये हो गए आपके 5 और 1 6 135। 135 साल का अंतर है किसमें? शक संवत और विक्रमी संवत में। अर्थात विक्रमी संवत 2077 चल रहा है और इसमें से अगर 135 घटा दिए जाए तो आपके पास शक संवत आ जाएगा।
आगे समझ में बात है। शक संवत विक्रमी संवत का पता चल गया और किस प्रकार से अपन ईस्वी संवत से विक्रमी संवत और विक्रमी संवत से ईस्वी संवत निकाल सकते हैं, किस प्रकार से शक संवत से विक्रमी संवत निकाल सकते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मित्रों, अब अपन आगे चलते हैं और मैंने आपको एक बात बताई कि भैया शक संवत हो या फिर हो विक्रमी संवत, चाहे शक संवत हो या फिर हो विक्रमी संवत, इन दोनों संवतों के जो माह है, महीने हैं, वो एक से ही है, एक समान है, या अपन कह दो एक ही है सा। ठीक है। और कौन कौन से महीने हैं देखिए, महीने कौन कौन से, पहला जो महीना है वो है चैत्र, दूसरा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये है अपने 12 महीने और इन्हीं 12 महीनों के अंदर, इन महीनों के आधार पर, महीनों की तिथियों के आधार पर अपने मेले और त्योहार चलेंगे। कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और याद रखने का सीधा सा तरीका अपनी भाषा में याद करो। ठीक है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवो, आसोज, काती, मिंसर, पो, माह, अरे फागुन। ठीक है। तो ये है 12 महीने। अब देखिए, वर्ष की शुरुआत ये हो गए आपके 12 महीने। वर्ष की शुरुआत, कोई भी नया वर्ष है वह वर्ष की शुरुआत कौन से महीने में होती है? चैत्र में। वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र माह में, पहले महीने में। और वर्ष का समापन कौन से महीने में होता है? चैत्र माह में। चैत्र महीने में ही वर्ष शुरू होता है और चैत्र महीने में ही वर्ष समाप्त होता है। समझ में आया कुछ? चैत में ही शुरू है, चैत में ही खत्म। ठीक है नहीं? गणो याद गुण गणो, नया जो वर्ष है वो इसी में। हाँ, ये पूछ ले वर्ष का पहला महीना कौन सा है? चैत्र। अंतिम महीना फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। और इसका कारण क्या हुआ? दिमाग में क्या आता है कि जो युवा है इनको पता नहीं है, आजकल के जो नौजवान है, और उनके आता है सर ये क्या बता दिया, चैत में ही शुरू है चैत में ही खत्म हो जाए। तो देखिए, प्रत्येक माह में, इधर देखिए समझिए, प्रत्येक माह में लगभग 30 दिन होते हैं। और ये जो 30 दिन है मित्रों, ये 2 भागों में बंटे हुए हैं। 15 दिन जो है वो तो होते हैं कृष्ण पक्ष के, और 15 दिन जो होते हैं वो होते हैं शुक्ल पक्ष के। समझ में आई बात? 15 दिन कृष्ण पक्ष का, 15 दिन शुक्ल पक्ष का। आप अपनी भाषा में बोले तो 15 दिन अंधेर पग का और 15 दिन चांदन पग का।
आई समझ में। और महीने की जो शुरुआत होती है मित्रों, महीने की शुरुआत कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में होती है, ठीक है ना। और चैत्र माह जो है, ये जो चैत्र माह है, इस चैत्र माह के कृष्ण पक्ष वाले 15 दिन है, वह तो पीछे वाले वर्ष में शामिल होते हैं। और ये जो 15 दिन है शुक्ल पक्ष के, ये नवीन वर्ष में शामिल होते हैं। आ गई बात समझ में भैया? कृष्ण पक्ष के 15 दिन पीछे बीते हुए साल में शामिल होते हैं, और शुक्ल पक्ष के 15 दिन जो नवीन साल है उसमें शामिल होते हैं। और नववर्ष अपन कब मनाते हैं? देखो, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात एकम। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात एकम, 21 है, चैत की 21 है, साल शुरू है। आई के समझ में? चैत्र महीने की जबकि पहली तिथि है शुक्ल पक्ष की, नवीन वर्ष, नव वर्ष शुरू होता है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? हिंदू नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, यानी चैत की एकम ने हिंदू नव वर्ष शुरू है। अब समझ में आई बात? तो चैत में ही साल शुरू है और चैत में ही साल खत्म हुआ है। प्रत्येक महीना में 15 दिन हुआ है, 15 कृष्ण पक्ष का और 15 शुक्ल पक्ष का। अच्छा, एक बात और बता दूं, आपको भी पता है, ये जो, चलो ठीक है, ये जो 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष वाले, ये एकम से लेकर अमावस्या तक होते हैं। और ये जो शुक्ल पक्ष वाले, ये एकम, या बोलते हैं इसको प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक होते हैं। ये तो होते हैं एकम से अमावस्या तक, ये प्रतिपदा, एकम को ही बोलते हैं ना, इधर देखो प्रतिपदा। तो एकम से पूर्णिमा तक, प्रथमा से पूर्णिमा तक, ये शुक्ल पक्ष के होते हैं 15 दिन, ठीक है ना। और इसी पर चलेंगे अपने को, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। और मैं एकम क्यों लिखा है? अपा मारवाड़ी भाषा में क्या बोला? इक्यू, दूज, तीज, चौथ, पांचू, छठ, सातों, आठों, नवों, 10, 11, 12, 13, 14 और अमावस्या पुण्यों, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपको याद करना है। अब राजस्थान के कौन कौन से त्योहार है, किस महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए स्काई एजुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।